आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। दिस साइड निशांत। तो आज हम फिर से अपना एक सेशन लेके आए हैं हिंदू का, जो कि हम बेसिकली रोज ही कर रहे हैं। और आज का सेशन जो है वो 13 फैब का है। ठीक है, न्यूज कम है सर। ठीक है, न्यूज कम है, लेकिन जितना भी पढ़ना है पूरा डेप्थ में पढ़ना है। जैसा कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो ये जानते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। समय वेस्ट ना करते हुए इस सेशन को हम छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप अपनी एक्स्ट्रा जो स्टडीज है उस पर ध्यान दे पाए। इस सेशन से मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपका जो पेपर है वो यहाँ पर इस 1 घंटे के अंतराल में या इस 1 घंटे के इंटरवल में आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट पेपर हो जाए। एंड देन आपका जो स्पेयर टाइम है उसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, चलिए सर लेट्स स्टार्ट। मैं पेपर खोल लेता हूँ सर। ठीक है, ये पेपर का पीडीएफ है। ठीक है, तो पहली न्यूज क्या है सर हमारे पास? पहली न्यूज सर यहाँ पर है कि आप भी जानते हैं, मैंने इस पे एक छोटा सेशन भी लिया है कि इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट एक जो है वो प्लान हो गया है, या वो 9th राउंड ऑफ टॉक्स के बाद एक डिसएंगेजमेंट मतलब साइन हो गया है। ठीक है, तो इस डिसएंगेजमेंट के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। ठीक है सर, बेसिकली क्या हुआ है ना, जो ये डिसएंगेजमेंट है, ठीक है, जो डिसएंगेजमेंट प्लान हुआ है, ठीक है, जो डिसएंगेजमेंट प्लान हुआ है, ये पता है कहाँ, ये प्लान खाली कहां पर हुआ है? ये प्लान हुआ है पेंगोंग सो लेक में। ठीक है, ये हुआ है कहां पर? पेंगोंग सो लेक में। अब जो लोग ने मेरा कल सेशन नहीं देखा, मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, और ज्यादा डेप्थ में देखना है तो कल 26 मिनट का सेशन है मेरा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो पेंगोंग सो के बारे में मैं बात करूं तो ये कहां पर है सर? ये यूनियन टेरिटरी है। कहां पर? ये है आपका लद्दाख में। ठीक है, सेकंड इसके बारे में फैक्ट क्या हो सकता है सर? ये जो है हाईएस्ट है क्या? सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है इसके बारे में? ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, तीसरा फैक्ट हम क्या कह सकते हैं सर इसके बारे में? तीसरा फैक्ट इसके बारे में हो सकता है कि ये लैंडलॉक्ड है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स इसके बारे में हमने लिख लिए हैं। ठीक है सर जी, हम आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या देखना है ना, मान लेते हैं सर ये पेंगोंग सो है। ठीक है, मैं दोबारा आपको डायग्राम से भी बताऊंगा, अभी सिर्फ एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, इसके ऊपर ना कुछ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां इन द सेंस रिजेस है। मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी है। ठीक है, ये हमारी एक पहाड़ी है और ये एक दूसरी पहाड़ी है। ठीक है, तो सर इनके बीच में सर क्या होता है? ये होते हैं रिजेस, जो बीच में घाटी जिसे हम कह सकते हैं समझने के लिए, घाटी जो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर घाटियों को हमने कह सकते हैं कि हमने उनको नंबरिंग दे रखी है। ठीक है, और नंबरिंग सर कैसी दे रखी है? नंबरिंग उनको हमने दे रखी है 1 से 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब समझिए कि क्या था। सर सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया जो था ना, सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया जो था, इंडिया की एक पोस्ट मान लेते हैं समझने के लिए आपके लिए, कि ये मान लेते हैं ये हमारी एलओसी, ये एलओसी, ये इंडियन वर्जन की एलओसी थी। मतलब इंडिया इस चीज को एलएसी मानता था, एलओसी नहीं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो इंडिया इस 8 फिंगर की जो लाइन है उसे मानता था एलओसी, और चाइना हमेशा इसके पीछे रहता था, या उसके जो बंकर्स थे वो उसके पीछे थे, या जो उसके ट्रूप्स थे या जो उसका इंफ्रा था वो इसके पीछे था। ठीक है, और इंडिया जो था, इंडिया ने 4th नंबर तक जो है ऑक्यूपाई किया था। इंडिया ने 4th नंबर तक, इंडिया के बंकर्स थे यहाँ पर। ठीक है, 4th नंबर तक, 4th फिंगर तक इंडिया के बंकर्स थे, इन्हें हम फिंगर्स कहते हैं। ठीक है, 4 फिंगर तक इंडिया के बंकर थे, और अमूमन इंडिया क्या करता था, इंडिया 8 फिंगर तक, 8th फिंगर तक पेट्रोलिंग किया करता था। क्योंकि इंडिया के लिए ये था कि जो ये लाइन है 8 नंबर की, जो 8 नंबर फिंगर है, इसके पीछे चाइना है, और हमारा वर्जन जो है एलओसी का कौन सा है? ये फिंगर 8 है। लेकिन हमारी चौकियां जो थी, आखिरी चौकी, वो थी फिंगर 4 के आसपास। चलिए सर ठीक है, फिर क्या हुआ? जैसा आप जानते हैं चाइना को सर, चाइना ने क्या किया? चाइना ने ये देखा कि इंडिया ध्यान नहीं दे रहा है, चाइना ने देखा कि इंडिया का इंटेलिजेंस फेल कर रहा है, इंडिया ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया अप्रैल में? उन्होंने धीरे 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 जो है 4 तक
ऑक्यूपाई कर लिया। उन्होंने धीरे धीरे 4 तक जो है ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, सलामी स्लाइसिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, कि धीरे धीरे अपने दुश्मन की जो जमीन है जब वो नहीं देख रहा है तो उसको ऑक्यूपाई करो। ठीक है, ये समझ में आ गया सर आपके? ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो चाइना ने आके अपनी एक चौकी जो है वो कहां बना दी? वो यहां बना दी। चाइना ने आके अपनी चौकी जो है वो बना दी सर आपकी कहां पर? वो बना दी चाइना ने अपनी चौकी यहां पर फिंगर 4 में। और इंडिया की चौकी कहां थी? इंडिया की चौकी फिंगर 3 के आसपास थी। ये 4 में नहीं, इंडिया की चौकी फिंगर 3 के आसपास थी। और फिंगर 4 में आके चाइना ने क्या किया? अपनी चौकियां बना दी और यहाँ पर ह्यूज इंफ्रा जो है वो डेवलप कर दिया। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कर दिया, आर्म्स, एम्यूनेशन, टैंक्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पूरा चाइना ने भरपूर कर दिया। अब क्या हुआ? इंडिया वालों को इस बात की भनक नहीं थी। फिर जब इंडिया वालों को इस बात की भनक लगी तो जब इंडिया की पार्टी पेट्रोलिंग करने जाने लगी, कहां तक? फिंगर 8 तक, जो वो अमूमन किया करती थी, तो इनको ब्लॉक किया गया। इनको ब्लॉक किया किसने? चाइना वालों ने। चाइना वालों ने इनसे कहा आप कहां जा रहे हैं? ये तो हमारी टेरिटरी है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? चाइना ने फिंगर 4 तक ऑक्यूपाई कर लिया। चाइना ने फिंगर 4 तक ऑक्यूपाई कर लिया और इंडिया कहां तक रह गया? इंडिया फिंगर 3 तक रह गया। और इंडिया की यहां पर एक चौकी है, ठीक है, फिंगर 3 पे। अगर इसको हटाते हैं, इंडिया की चौकी जो कहां पर है? फिंगर 3 पे है। और फिंगर 4 तक इंडिया का जो था टेरिटरी थी और फिंगर 8 तक इंडिया पेट्रोलिंग किया करता था। लेकिन फिर चाइना ने धीरे धीरे जो है फिंगर 4 पे अपनी चौकी बना ली। हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हुई इस बात में। इस बात में कहने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हुई और चाइना ने यहाँ पर ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? ये तो रहा। और चाइना लगभग 8 किलोमीटर इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो है वो आ गया। ये मैं बात कर रहा हूं सर नॉर्थ पैंगोंग की। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ पैंगोंग की। एक बार मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूं सर, कोई आपको संदेह ना रहे। डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम में क्या है? ये फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इंडिया का जो एलएसी था कौन सा था? फिंगर 8 के पीछे। चाइना का बेस फिंगर 8 के पीछे था और इंडिया का कहां था बेस? इंडिया का बेस था ये फिंगर 3 के आसपास। इंडिया की पोस्ट थी और इंडिया का बेस भी फिंगर 3 के आसपास था। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना धीरे धीरे फिंगर 8 से घुसते घुसते फिंगर 4 में आके चाइना ने जो है अपना बेस बना लिया। और चाइना का वर्जन कौन सा था एलओसी का? ये था फिंगर 4। और फिर इंडिया वाले जब पेट्रोलिंग करने यहाँ जाने लग गए तो ये इंडिया लोगों को रोकने लग गए कि भाई कहाँ जा रहे हो पेट्रोलिंग करने? ये तो हमारी टेरिटरी है। इन शॉर्ट, चाइना 8 किलोमीटर हमारी टेरिटरी के अंदर आ चुका था। अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस एग्रीमेंट में ये कहा गया है, AGG होगा, उस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि साहब चाइना दोबारा से ये छोड़ के यहां जाएगा। चाइना दोबारा से अपनी 4 नंबर की चौकी छोड़ के फिंगर 8 के पीछे जाएगा। मतलब अगस्त का स्टेटस क्यू जो है, जो अगस्त की पोजीशन थी, वो पूरा का पूरा चाइना को अधेर करेगा। तो बेसिकली क्या होगा? चाइना यहां चले जाएगा और इंडिया कहां जाएगा? इंडिया अपनी फिंगर 3 की जो पोस्ट है, उस पोस्ट का नाम क्या है सर? फिंगर 3 का उसका नाम है इंडिया की पोस्ट का धन सिंह थापा पोस्ट। नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, इंडिया अपनी फिंगर 3 की पोस्ट में जाएगा जो कि धन सिंह थापा पोस्ट थी। और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक ये क्या होगा? नो मैन जोन। और यहां पर अभी फिलहाल के लिए, और यहां पर अभी फिलहाल के लिए नो पेट्रोलिंग। इन टर्म के लिए यहां कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी। समझ में आया? अपने डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। अपने डायग्राम में देखते हैं सर कि अब क्या डिसाइड हुआ अल्टीमेटली। सर अल्टीमेटली डिसाइड आपका ये हो गया कि चाइना दोबारा से जो है यहां जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा नो मैन जोन। ठीक है, 4 से 8 बन जाएगा आपका नो मैन जोन और यहां पर कोई भी पेट्रोलिंग नहीं होगी। और इंडिया कहां जाएगा? अपनी 3rd नंबर जो इंडिया की पोस्ट थी, जिसका नाम था धन सिंह थापा पोस्ट। ठीक है, इंडिया वहां चले जाएगा। अब इंडिया का नुकसान क्या है सर इसमें? इंडिया का नुकसान है, भले ही इंडिया की पोस्ट 3rd पे थी, लेकिन इंडिया
अपनी सॉवरेनिटी, और 4 नंबर तक इंडिया मानता था। इंडिया 4 नंबर तक अपनी सॉवरेनिटी मानता था। भले ही पेट्रोलिंग के लिए हम 8 तक जाया करते थे, लेकिन 4 तक हमारा अधिकार था। और अभी क्या हुआ है, 4 भी हमें छोड़ना पड़ गया है। और पता है सर, बहुत कम लोग बताएंगे आपको, ये 4 नंबर फिंगर है ना, वो बहुत ऊंचाई में है। और ऊंचाई से, जैसा मैंने बताया आपको, ऊंचाई से अपने दुश्मन पे फायर करना, उसको रोकना बहुत आसान है। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर फिंगर का इंडिया को नुकसान हुआ है, बट ठीक है, अल्टीमेटली पीस जो है प्रिवेल किया है। और एक कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल 9 महीने का कॉन्फ्लिक्ट था, जो आफ्टर 9th राउंड ऑफ टॉक्स के बाद सही हुआ है। तो सर ये बात मैंने कर दी आपकी नॉर्थ पेंगोंग की। अब एक बात कहूंगा सर आपको, नॉर्थ पेंगोंग के फिंगर्स के बारे में पूछूं तो ये तो बहुत आसान है। यूट्यूब में हजारों चैनल्स आपको इसके बारे में बता देंगे कि नॉर्थ पेंगोंग में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन बात आती है साउथ पेंगोंग की, जिसके बारे में आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसके बारे में आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे। तो हम आते हैं साउथ पेंगोंग में। ये तो बात हो गई सर नॉर्थ पेंगोंग की, कि चाइना 8 नंबर से पीछे जाएगा और इंडिया जाएगा 3 नंबर पे, और 4 से 8 का बनेगा बफर जोन या नो मैन जोन। वहां पर कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी मीन माइल के लिए। अब एक डेट हमारी इसमें बहुत काम की आती है, वो डेट है हमारी 29 ऑफ अगस्त, 29 और 30 की रात को। ठीक है, अब समझिए, ये है हमारी एलओसी। ठीक है, जो चाइना मानता है, या ये हमारी एलओसी मान लेते हैं फिलहाल इसे। ठीक है, चलिए, कुछ हिल्स हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट, वो मैं मार्क कर रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिए। बड़े ही इंपॉर्टेंट हिल्स है सर ये। पहला हिल्स है हेलमेट टॉप, दूसरा है ब्लैक टॉप, तीसरा है गुरुंग हिल्स, चौथा है मगर हिल्स। ठीक है, और एक है रिजांगला, दूसरा है रैकेनला। ठीक है, और एक चुसूल, अच्छी इंपॉर्टेंट जगह है। यहां पर एक जगह है मालदो। ठीक है, ठीक है। अब समझिए सर क्या है मादा, यह है कि हमेशा से चाइना चुसूल तक पहुंचना चाहता था। क्यों? बात आती है सर क्यों। चुशूल क्या है सर, ये एक प्लेन एरिया है, यहां पर एक एयर स्ट्रिप भी है। इसका सिंपल सा तात्पर्य यह है कि अगर कल के दिन चाइना इंडिया पे अटैक करता है, तो इंडिया के पास अपने लॉजिस्टिक पहुंचाना अपने सोल्जर्स पे आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास चुसूल का एक एयरबेस है या हवाई पट्टी है। और चुसूल एक इलाका है जहां से हम लॉजिस्टिक आराम से जो है अपने आर्टिलरी या अपने ट्रूप्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चुसूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाता है। इसके अलावा चुसूल एक डायरेक्ट गेटवे है कहां के लिए, लेह के लिए। मतलब हमारा सर जो है कश्मीर लद्दाख, वहां के लिए डायरेक्ट गेटवे क्या है, चुशूल है। तो हमेशा से चाइना क्या करता है, हमेशा से चाइना मालदो से चुशूल तक आना चाहता है। और यहाँ पर एक रोड भी बिल्ड है, या कह सकते हैं पूरा प्लेन एरिया है, जिससे कि चाइना मालदो से चुशूल तक अटैक कर सकता है। अब देखिए, इस साउथ पेंगोंग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक पार्ट ये, समझने की कोशिश कीजिएगा, दूसरा पार्ट ये। ठीक है, यह है स्पेंगोर सोलेक। ठीक है, अब देखिए 29 और 30 अगस्त की रात को क्या हुआ, जब ये हिल्स जो थे ये एम्प्टी पड़े थे, ये हिल्स जो थे ये एम्प्टी पड़े थे। लेकिन इस रात को चाइना ने, इस इंटरवीन रात को चाइना ने इन हिल्स को कैप्चर करना चाहा। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चाइना वाली एलओसी को पार किया और क्या किया, हेलमेट टॉप पे और ब्लैक टॉप पे कैप्चर कर लिया। इनको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, मेरा हेलमेट जो है ब्लैक है और पहनते कहां है, सर पे। तो हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, इन 2 चोटियों पे इंडिया ने कब्जा कर लिया। और फायदा क्या है, ये चोटियां बहुत ऊंचाई में है, और अगर हमारा आदमी यहां बैठा हुआ है तो वो यहां से जो है पूरी की पूरी सर्विलेंस कर सकता है नीचे, और बड़े आसानी से अटैक भी कर सकता है नीचे। ठीक है, तो ये बड़ी ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारे लिए है, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप। अब बात, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो चाइना यहां से आने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर इंडिया बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे है, जो है हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप, ऊंचाई में है। ठीक है, तो चुसूल तक जाने के रास्ते यहां से चाइना के बंद हो गए। वन ऑप्शन क्लोज्ड। द सेकंड ऑप्शन क्या है, मालदो एक जगह है चाइना की, यहां पर ये राउंड ऑफ टॉक्स भी होती है आपकी। तो यहां से ना एक रास्ता है, 2 हिल्स हैं, ऐसे 2 हिल्स हैं, उसके बीच में एक रास्ता है जो कि मालदो से जाता है कहां, चुशूल तक। चाइना यहां से आने की गलती भी नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि इन पहाड़ों के ऊपर कौन बैठा है, हमारे हिंदुस्तानी भाई बैठे हैं। और पहाड़ कौन से हैं, गुरुंग और मगर। इसकी एक अच्छी इमेज दिखाता हूं मैं आपको, मामला पूरा सा क्लियर हो जाना है। ये है मान लिए मालदो, ये है स्पेंगुर गैप, ये स्पेंगुर लेक है, ये स्पेंगुर गैप है, और देखिए ये क्या है, ये चुशूल है। अगर उनकी सेना यहां से आने की कोशिश करेगी तो आप बताइए, कोई भी लोकेशन को छोड़ दीजिए अभी, अगर एक आदमी यहां बैठा है हमारा और एक आदमी यहां ऊंचाई में बैठा है हमारा, ये पूरे ऊंचाई में हमारे आदमी बैठे हैं और नीचे से कोई जा रहा है, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा सर ने मानना। एक छोटे तौर पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 100 लोग जा रहे हैं, इनके पास हैंड बम है, ये फेंक देंगे, 100 के 100 मर जाएंगे सर। तो इनके लिए वहां पर टारगेट करना बड़ा आसान होता है। तो चाइना इस गैप से आने की गलती भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट चाइना का ये रास्ता भी जो है हमने क्या कर दिया साहब, ये रास्ता भी हमने ब्लॉक कर दिया। दो रास्ते बंद हो गए, बचा तीसरा रास्ता। तीसरा रास्ता कहां से आता है, ये यहां से आ सकता है तीसरा रास्ता चुशूल तक। लेकिन क्या है, यहाँ पर रैकिनला और रिजांगला ये इंडिया के कब्जे में है। रैकिनला और रिजांगला ये भी इंडिया के कब्जे में है और ये दोनों एडवांटेजियस पोजीशन है और इंडिया यहां से भी आगे चाइना को नहीं बढ़ने देगा। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आया सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इन शॉर्ट कहना चाह रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो मैंने 3 पार्ट किए हैं साउथ पेंगोंग के, चाइना यहां से नहीं आ सकता साहब, समझ रहे हैं? और अब जो डील साइन हुई है डिसएंगेजमेंट की, उसमें क्या है कि इंडिया जो है इन सब पोस्टों को खाली करेगा। इंडिया इन सब पोस्टों को खाली करेगा और चाइना भी यहां से पीछे जाएगा लगभग 40 किलोमीटर और इंडिया भी जाएगा पीछे। समझ में आया? इंडिया भी यहां से पीछे जाएगा, चाइना भी यहां से पीछे जाएगा और ये सारी एडवांटेजियस पोजीशन जो है इंडिया खाली करेगा। इसका मतलब ये है साउथ पेंगोंग में कहीं ना कहीं हमने अपनी एडवांटेजियस पोजीशन को खोया है। और नॉर्थ में क्या किया है हमने, जैसे कह सकते हैं अपोजिशन का बयान होता है, राहुल गांधी ने बयान दिया था सर, आज या कल में बयान दिया था राज्यसभा में कि इंडिया ने जो नॉर्थ पेंगोंग में जो है अपना 4th नंबर की जो फिंगर्स थी उसे लूज किया है। तो जमीन हमने दी है चाइना को, भले चाइना को नहीं दी है, नो मैन जोन आया है, लेकिन हमने अपना 4th फिंगर खोया है। वैसे ही मैं कह रहा हूं साउथ में क्या हुआ है, हम ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन खो रहे हैं जहां से चाइना गलती भी नहीं करता आने की। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये विन विन डील नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका क्या ख्याल है, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इंडिया ने कभी इसके बारे में ऑफिशियली नहीं कहा था, अनलेस कल मैं आपको बता भी रहा था अपनी वीडियो में कि राजनाथ सिंह साहब का बयान आया है राज्यसभा में, तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो आई गेस ये न्यूज अब मेरे काम की नहीं है, क्योंकि इस न्यूज का मैंने A to Z आपको पूरा बता दिया है, तो ये न्यूज अब मेरे काम की नहीं है। ठीक है, जो मेरा भाई पढ़ना चाहता है उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आइडिया आपको आ जाएगा। बाकी चुशूल का पूरा इशू जो आपका है पेंगोंग का, वो मैंने सर आपको समझा दिया है। साउथ पेंगोंग स्पेशली मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, साउथ पेंगोंग आपको कोई भी नहीं बताएगा। चाहे आप यूट्यूब करते हैं तो आप यूट्यूब सर्च कर लीजिए। ठीक है सर, दूसरी न्यूज है आपकी। ठीक है, अब कोई ऐसा कोई एनालिसिस वाली न्यूज नहीं है, नॉर्मल न्यूज है सारी। सर दूसरी न्यूज है आपकी, अपोजिशन ने सर क्या किया है, अपोजिशन बजट को लेके हमेशा गुस्सा है और सर अपोजिशन का काम भी गुस्सा रहना होगा। अगर अपोजिशन हमारी स्ट्रांग नहीं है तो ये देश चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की जो अपोजिशन है वो अपना ढंग से काम नहीं कर रही है, ये कहना चाहूंगा। बजट को लेके सर हमेशा बात आई है कि बजट जो है वो प्रो रिच है, जो अमीर लोग हैं उनको बजट में बहुत फायदा हुआ है। चाहे आप कॉर्पोरेट टैक्स ले लीजिए, वो सस्ता कर दिया है। फिर आप कह लीजिए इनकम टैक्स, वो सस्ता नहीं किया है। इनकम टैक्स ज्यादा आ रहा है देश में, कॉर्पोरेट टैक्स कम आ रहा है, ये आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार में आरोप लगे हैं इस बात के। ठीक है, सीतारमन जी ने इस बात को जो है कह सकते हैं अपने एंड से जस्टिफाई किया है। उन्होंने कहा है, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड, उन्होंने ये कहा है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है, एक मिनट दीजिएगा कलर चेंज कर लूं, कौन सा लेंगे, ये लेते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने सर ये कहा है, डिस्पाइट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव रेंजिंग फ्रॉम रोड्स टू एग्रीकल्चर, हाउसिंग एंड स्कॉलरशिप टू इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिटिंग पीपल, अ फॉल्स नैरेटिव वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द अपोजिशन। सर एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, अगर आपने बजट के बारे में नहीं पढ़ा है तो ये स्कीम्स आपको समझ में नहीं आने वाली है। इन शॉर्ट, हमेशा से मोदी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा है कि वो जो है कैपिटलिस्ट, जो अमीर आदमी है उनके लिए काम करते हैं। लेकिन सर इस बात को हम पूरा नहीं कह सकते, सिंस कुछ आंकड़े हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं, वो यहां आप देख लीजिए। आंकड़े क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 1.67 करोड़ हाउस बने हैं,
और एक है सौभाग्य स्कीम, जिसमें क्या हुआ है 2.67 करोड़ हाउस होल्ड हैज बीन इलेक्ट्रीफाइड, बिजली लगाई है हमने लगभग 2.5 करोड़ घरों में, और 1.5 करोड़ घर हमने बनाए हैं पीएम आवास योजना के अंदर। तो क्या ये अमीर लोगों के लिए है? तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट कर रही है कि अपोजिशन जो है खाली बेफजूल आरोप लगा रहा है, ठीक है, और ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, बजट सबके लिए है, हमने हर चीज की है जिसमें थोड़ा फायदा कैपिटलिस्ट को भी है और बहुत फायदा हमारे गरीब वर्गों को भी है। लेकिन सर ऑनेस्टली मैंने बजट की एक सीरीज शुरू की थी, उसको मैं खत्म भी करूंगा क्योंकि कुछ स्कीम्स हैं उनको मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वो स्कीम्स में क्या है ना सर, कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात कहता हूँ, ठीक है, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे तो आप आगे पढ़िएगा कभी। तो स्कीम में क्या है ना सर, बजट में क्या है, बजट में सर क्या हुआ है, बजट में एक सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। बजट में सर हर चीज ठीक लगी मुझे, प्राइवेटाइजेशन एक हद तक ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो हमने हेल्थ पे खर्च किया है वेल एंड गुड, जो हमने R&D में खर्च किया है वेल एंड गुड। लेकिन बात करता हूं मैं सोशल वेलफेयर स्कीम की, इसमें कहीं ना कहीं सरकार उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है। चाहे आप मान लीजिए मनरेगा को, उम्मीद थी कि सरकार मनरेगा का जो एम्प्लॉयमेंट होता है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट उसे बढ़ाएगी। मनरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्या हुआ सर, जैसा आप जानते हैं इस बार बहुत ही माइग्रेशन हुआ है, कहाँ, रूरल एरिया में। और फैक्ट ये है सर, जो लोग रूरल एरिया में गए हैं वो अब भी वापस नहीं आए हैं, हाफ ऑफ देम वापस भी आए होंगे, ये भी मुश्किल है कहना सर। तो रूरल एरिया में डिमांड बढ़ेगी, तो हमको इसको इंक्रीज करना चाहिए था। और जो सैलरी होती है 2.202 रुपीज पर पर्सन, उसको भी कहीं ना कहीं हम इंक्रीज कर सकते थे। तो कुछ डिमांड्स थी हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर, गरीबों को लेकर, वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई। चाहे आप बात कर लीजिए इनकम टैक्स की, वो भी कम नहीं हुआ, ठीक है, और जो कॉर्पोरेशन टैक्स है जो कंपनी पे करती है वो कम हो गया। तो देखिए सर, आलोचना करें तो बहुत आलोचना है, बट इंडिविजुअली बजट मुझे अपने पर्सनल व्यू से अच्छा लगा है, क्योंकि सरकार एक कह सकते हैं रिसेशन के बाद उभरना चाह रही है और खर्चा करना जरूरी है सर। सिंस एक साइकिल आपको रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है, हमारे टीचर हमेशा कहते थे साइकिल, जब तक निवेश नहीं आएगा, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा सर, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, और एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा ना तो लोगों के हाथ में रुपीस नहीं आएगा, और लोगों के हाथ में रुपीस नहीं आएगा ना तो ये सेविंग्स नहीं होगी, और सेविंग्स नहीं होगी तो क्या होगा, बैंक में वो जमा नहीं करेंगे, और सर बैंक में जमा नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन टैक्स कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे क्या होगा सर, रोजगार बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, समझ रहे हैं, पैसा आएगा तो सेविंग आएगी। तो ये निवेशक चक्र होता है जो चलता रहता है, और कहीं ना कहीं एक कंट्री में जो है, जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं, उनको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अभी आप समझेंगे सर, वेरी आप बहुत इनिशियल फेजेस में है कि गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट के बिना नहीं चल सकती सर, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरी बातों से सहमत ना करें, बट ये फैक्ट ही है सर, ठीक है। तो ये न्यूज सर इतनी थी, इन्होंने काउंटर किया था, कोई स्कीम का नाम बताया इन्होंने, इन्होंने कहा गवर्नमेंट सब कुछ करेगी लेकिन फिर भी अपोजिशन को जो है दिक्कतें होंगी, ठीक है। ये एक न्यूज है, इंटरकास्ट मैरिज कैन रिड्यूस कास्ट टेंशंस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये न्यूज जो है पेज नंबर 10 में कवर की गई है, तो इसको मैं पेज नंबर 10 में कवर करूंगा, ठीक है। ये न्यूज नहीं है सर, ये पीटी में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पीटी में पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पीटी में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है सर, आप पपेट मास्टर विद अ चिप इन दी ब्रेन, मतलब क्या है सर, पहले देखिए लेदर पपेट क्या होता है, ये लेदर पपेट जो है, पहले देखिए लेदर पपेट होता क्या है। मैंने गूगल में खोला हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो है ना, ये सब आपके लेदर पपेट होते हैं, लेदर शेडो पपेट, ये सब आपके लेदर पपेट होते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं शायद ये, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, लेदर पपेट होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है सर इसमें, फॉर द फर्स्ट टाइम द फेमस शेडो लेदर पपेट विल टेल स्टोरीज ऑफ द एपिक रामायण विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक शेडो लेदर पपेट जो है वो रामायण की स्टोरी सुनाएगा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स। द फर्स्ट रोबोटिक लेदर पपेट वाज इंस्टॉल्ड एट द पलक्कड डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज म्यूजियम, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपका पीटी में आ सकता है, ठीक है। कुछ नहीं है सर, उस पपेट में एक चिप लगा दी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या हुआ है डेवलपमेंट इसमें, तो क्या हुआ है, व्हेन ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्निटी, ट्रेडिशन मॉडर्निटी से मीट करता है, द रिजल्ट कैन समटाइम्स बी अमेजिंग, और यही यहाँ पर हुआ है। अ पपेट विद रोबोटिक मूवमेंट्स, एक पपेट है जिसके रोबोटिक मूवमेंट्स है, मे नॉट साउंड वेरी चार्मिंग
but in a melding of traditional art and cutting edge technology, a shadow leather puppet in Kerala's famous temple art, ठीक है, थॉल पवाकोट्टू, इफ आई एम नॉट, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इज बीइंग एनिमेटेड बाय अ रोबोट। ठीक है, एक रोबोट है, या कह सकते हैं लेदर शेडो जो है आपका पपेट है, उसमें एक चिप लगाई है, रोबोटिक चिप है, तो वो क्या करेगा, रामायण को जो है ओरली ओरली जो है उसको डिक्टेट करेगा या सुनाएगा। ठीक है, बाकी इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है सर, बेसिकली इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है सर, ठीक है, पहला म्यूजियम कौन सा था जहां पर फर्स्ट रोबोटिक लेदर पपेट इंस्टॉल किया गया है, ये पीटी क्वेश्चन आपको आ सकता है, माइंडेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं और क्या है हमारे पास, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं सर, थोड़ा सा इसे, ठीक है, हाँ समझ लीजिएगा सर, न्यूज मैंने ऑलरेडी टिक कर रखी है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, शायद इस पेज में एक न्यूज है, ये है, देखिए न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैं पॉलिटी के सेंस ऑफ व्यू से बोलूं तो ये टर्म जो आपका लिखा है ना, अगर मैं पॉलिटी सेंस ऑफ व्यू से बोलूं, जो ये टर्म आपका लिखा है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सर टर्म कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा जी, ये टर्म सर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सर एक टर्म कौन सा है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, टर्म है मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, ये जो एडीआर रिपोर्ट है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी चलिए न्यूज देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग तो है ही, कह रहा है कि 93% बिहार मिनिस्टर जो है वो करोड़पति है, तो सर कोई नई बात नहीं है, पॉलिटिशियंस का है, पॉलिटिशियंस पे अगर पैसा नहीं होगा तो वो पॉलिटिशियंस नहीं होंगे, नॉर्मल सी बात है सर। ठीक है, तो इसमें मैं टिप्पणी या कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, वो आपकी कह सकते हैं आपका आईक्यू है, आपका सेंस है कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, अभी इसमें मुझे एक इंपॉर्टेंट है एडीआर रिपोर्ट। अब सर ये एडीआर क्या होता है, ये मेरे लिए जानने वाली चीज है। ये मैंने पूरा विकिपीडिया से निकाला है, विकिपीडिया की सोर्स भी हमेशा गलत नहीं होती है, कभी भी अच्छी सोर्स आती है, तो ये देख लेते हैं। एडीआर क्या है, एडीआर 1999 में आया, जब एक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर जो थे आईएमएम के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अहमदाबाद में एंड बेंगलोर में, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की, कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जो ये हमारे कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हें डिस्क्लोज करना चाहिए सर कि हमारा क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। समझिए, एक बंदा खड़ा हो रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कितने उस पर केस हैं, कितनी उस पर संपत्ति है, क्या उसका एजुकेशन है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, एक डेमोक्रेसी में ये जानना हमारा हक है। ठीक है, तो PIL was upheld by the Delhi High Court in 2000, but the government of India appealed to the Supreme Court of India against the High Court judgment. हाई कोर्ट में क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ठीक कह रहे हैं सर आप, इस PIL को जो है मान गए और कहा कि भाई है, सही है, 2000 में कहा हाई कोर्ट ने कि ठीक है, ये सब जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन समझिए, सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आधे मंत्री तो क्या है, क्रिमिनल्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, क्रिमिनल्स नहीं है सर, बेसिकली क्रिमिनल्स उन पे रिकॉर्ड है, साबित नहीं होते हैं, अगर साबित होते तो दे वुड हैव बीन बिहाइंड बार्स, सिंपल है, तो हम उन्हें क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उन पे, लेकिन वो क्रिमिनल्स नहीं है, अगर वो क्रिमिनल होते तो वो बिहाइंड दी बार्स होते। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने इसके खिलाफ अपील की, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, अगेंस्ट दी कैंडिडेट contesting elections to disclose their criminal, financial and educational background। उन्होंने कहा भाई ये सही नहीं है, ठीक है, इन्होंने अपील कर दी। However 2002 में क्या हुआ एंड 2003 में क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट मेड इट मैंडेटरी, उन्होंने मैंडेट कर दिया कि आपको जो है ये सब जो है एफिडेविट में फाइल करना पड़ेगा, किसके सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। सिंपल, मतलब एक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर, मतलब इन शॉर्ट बताऊं मैं आपको, एक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर की एक पहल जो 1999 में थी, उन्होंने कहा भाई एक जिसको हम वोट कर रहे हैं उस पर कितनी संपत्ति है, उस पर कितनी संपत्ति है, उसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है और उसका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, ये हमारा संवैधानिक हक है। और इन्होंने इसके खिलाफ एक PIL दाखिल की, कहां पर, हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में PIL को सुना और हाई कोर्ट ने कहा ठीक, आप लोग ठीक कह रहे हैं, कैंडिडेट को ये सब जो है अपना फाइनेंशियल, एजुकेशनल और क्रिमिनल बैकग्राउंड को एफिडेविट में फाइल करना जरूरी हो जाएगा, जिससे कि एटलीस्ट जो वोटर्स है उनको उनके बारे में नॉलेज मिल जाए। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात काटी और कहा ये मैंडेट है कि जो हमारा कैंडिडेट है वो इन तीनों चीजों को डिस्क्लोज करेगा एक एफिडेविट में लिख के इसके सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। और ये जो उसका डिस्क्लोजर है, ये एक हमारे पास वेबसाइट है एडीजी का वेबसाइट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है डेमोक्रेट, एक सेकंड भैया मैं थोड़ा भूल रहा हूँ इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या है सर? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये साइट आप खोलिएगा, किसी भी एमएलए एमपी का नाम डालिए अपने वहां पर, आपको उसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, इससे क्या हुआ सर? करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ये सामने आया। ठीक है, और नीड फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी आ गई सर, नीड फॉर इनर पार्टी डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंक्शनिंग। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है अल्टीमेटली एक वोटर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट मेरे एरिया में जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मेरा एमएलए या एमपी खड़ा हो रहा है, मुझे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए भाई कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, कितने खून कर रखे हैं उसने, फाइनेंशियल क्या है, एजुकेशन क्या है। मैं जिसको वोट कर रहा हूँ मुझे एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए ना। मैं किसी भी नए चेहरे को वोट नहीं कर सकता सर। अगर मैं एक एक्टिव, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूं इस देश का, तो मुझे जानना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एडीआर। तो ये छोटी सी न्यूज थी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी एडीआर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा एडीआर, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी एमपी एमएलए का आप लिख के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे आप एक मिनट दीजिएगा सर। थोड़ा समय दीजिएगा। चलिए, अब ये कहानी है थोड़ा सा ये न्यूज में सही बताऊं तो ये न्यूज मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये न्यूज मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए सर। ठीक है, न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टेम्पल जो है आपका, ठीक है, इस टेम्पल की कहानी आपको पता होनी चाहिए। पद्मनाभा स्वामी, पद्मनाभा स्वामी, मैं इसको ऐसे प्रोनाउंस करता हूँ। आई डोंट नो कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो हम प्रोनाउंसिएशन को छोड़ के अभी न्यूज में आ जाते हैं। मे बी मैं रॉन्ग कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको कहूंगा पद्मनाभा स्वामी, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। ठीक है, अब सर इसकी पूरी कहानी है, उस कहानी को एक बार हम टटोल लेते हैं, शायद आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज आ जाए। ठीक है, करंट अफेयर कुछ नहीं है सर, बैकग्राउंड पता होना चाहिए हर न्यूज का, उसको कहानी के तौर पे पढ़िए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और वही मेरी कोशिश रहती है आपको बताने की कि आप करंट अफेयर जो है वो एक कहानी के तौर पे पढ़िए। चलिए, अब सर कहानी क्या थी? सर कहानी शुरू हुई ना 2011 की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, 2011 में क्या हुआ? 2011 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर जो है वो मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आपका टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, मैं इसको पीटी लिखूंगा, ठीक है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जो आपका है, ठीक है, जो जो इसका जो प्रॉपर्टी है ऑफ डीटी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी ऑफ डीटी है, ठीक है, जो पूरी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, ये कौन मैनेज करेगा सर? ये रॉयल फैमिली मैनेज करेगी। समझ में आया? हाई कोर्ट ने कहा था कि रॉयल फैमिली इसको मैनेज नहीं करेगी, वेयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेम्पल है आपका, इसकी प्रॉपर्टी को रॉयल फैमिली जो है मैनेज करेगी। ठीक है, अब क्या हुआ सर? इससे एक डिस्प्यूट था आपका बहुत टाइम से, जो किसके बीच में था? वो था रॉयल फैमिली के बीच में वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली डिसीजन दिया कि भाई जो एक टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, इसका जो कह सकते हैं द रॉयल फैमिली हैज द राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ डीटी एट श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इन तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और राइट टू मैनेज फाइनेंशियल अफेयर भी किसके साथ में जाएगा? इनके साथ में जाएगा, राइट, रॉयल फैमिली के साथ में। ठीक है, अब इस ये केस बेसिकली है क्या?
ये केस बेसिकली है क्या सर? उत्तरादम तिरुनल मार्तंड वर्मा, ये जो है ये किंग है, ये यंगर ब्रदर है किसके? चित्रिरा तिरुनल वर्मा। ये बड़े ही टफ नाम है सर, तो कह सकते हैं जो अभी हमारे नाम लिखता हूं सर मैं आपके सामने, ठीक है। उत्तरादम तिरुनल मार्तंड वर्मा, जो ये है ये यंगर ब्रदर है किसके? जो लास्ट रूलर थे आपके ट्रेवनकोर के, उनके यंगर ब्रदर है, जो कि कब मरे थे? जो लास्ट रूलर था कब मरा था सर? वो उसकी डेथ हुई थी 1991 में, ठीक है। और कोर्ट ने इनका क्लेम जो है इस टाइम एग्जामिन किया है, ठीक है। तो बेसिकली जो जो क्लेम मिला है प्रॉपर्टी का, ये किन्हें मिला है? ये मिला है उत्तरादम तिरुनल मार्तंड वर्मा जी को, ठीक है। अब थोड़ी कहानी देख लेते हैं सर। 1947 के ना 1947 के पहले जो टेम्पल था, इस टेम्पल का जो राइट था सब कुछ वो किसके पास था? वो था ट्रेवनकोर एंड कोचिन देवसम बोर्ड, देवस्नम बोर्ड, ठीक है। अब जो राइट पूरा मैनेज करने का राइट था वो किसके पास था? ट्रेवनकोर एंड कोचिन देवसम बोर्ड, ठीक है। 1947 के बाद, अब 47 के बाद फिर क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिनेशन साइन हुआ। 47 के बाद क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिनेशन साइन हुआ, जो कि किसके बीच में साइन हुआ? प्रिंसली स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन हुआ। और इसके बाद क्या हुआ? सिंस 1949 राइट किसे मिल गया? इसका राइट मिल गया रूलर ऑफ ट्रेवनकोर को। क्या राइट मिल गया इसे? मैनेज करना इस टेम्पल की प्रॉपर्टी को। किसे मिल गया? 1949 के बाद ये मिल गया रूलर ऑफ ट्रेवनकोर को, ठीक है सर, समझ गए सर। लेकिन फिर क्या हुआ? 1956 में केरला का स्टेट बना, केरला स्टेट फॉर्म्ड, लेकिन राइट जो था, राइट टू मैनेज अफेयर ऑफ दिस टेम्पल रिमेन्ड विद रॉयल्स। राइट जो है वो रॉयल्स के पास ही रहा, ठीक है। राइट्स जो है वो रॉयल्स के पास ही रहा। यहां तक की कहानी समझ में आई? मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, जिन लोगों के लिए थोड़ा सा केओस मच गया है, रिपीट करते हैं, जिनका दिमाग घूम रहा है उनके रिपीट करते हैं। मजाक कर रहा हूं, बेफिक्र रहिएगा, माइंड मत कीजिएगा मेरी बात को, ठीक है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को काट दिया। हाई कोर्ट ने क्या कहा था साहब? हाई कोर्ट ने कहा था कि जो टेम्पल का प्रॉपर्टी है, जो टेम्पल की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट रॉयल फैमिली पे नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पीटी मतलब पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, श्री लिखा दिया है, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, इसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट रॉयल फैमिली पे ही होना चाहिए। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सर केस क्या कहता है, हिस्ट्री क्या है? हमारे जो करंट जो कह सकते हैं रॉयल फैमिली के प्रिंस है उत्तरादम तिरुनल मार्तंड वर्मा जी, ठीक है। ये किंग के यंगर ब्रदर है, और किंग कौन? जिनकी डेथ 1991 में हो गई थी, उनके यंगर भाई हैं। अब कहता क्या है केस? 1947 से पहले त्रवनकोर एंड कोचिन देवस्नम बोर्ड के अंडर था ये टेम्पल का सारा राइट। लेकिन फिर क्या हुआ? 1947 के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिनेशन साइन हुआ, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, वी के मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, लीडरशिप में हुआ था। इसमें क्या हुआ? प्रिंसली स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया। एंड सिंस 1949 क्या हुआ? रूलर ऑफ ट्रेवनकोर के पास इस मंदिर को मैनेज करने के राइट्स आ गए। फिर 1950 में आपका केरला बन गया, लेकिन राइट्स किसके पास रहे? राइट्स रॉयल फैमिली के पास ही रहे, ठीक है। इतना समझ में आया सर आपको? उम्मीद करता हूं सर इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद सर क्या है? 1971 में क्या हुआ सर? ये आया आपका, क्या आया आपका? प्रीवी पर्स। सर ये प्रीवी पर्स क्या है? जिसमें कि क्या किया, जितने भी हमारे रॉयल्स थे, ठीक है, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उनकी स्ट्रिपिंग कर दी और उनके प्रिविलेज जो है सारे छीन लिए। समझ में आया? प्रीवी पर्स क्या कहता है सर? PRIVY, प्रीवी पर्स, PURSE। इन लोगों को ना, जो रॉयल्स थे हमारे, इन रॉयल्स को हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक सैलरी मिला करती थी। इन रॉयल्स को हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक सैलरी मिला करती थी,
लेकिन ये प्रिवी पर्स जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया कब 1971 में, इसने रॉयल से सारे उनके जो कहते हैं प्रिविलेजेस वो छीन लिए। इनने रॉयल से सारे प्रिविलेज जो है वो छीन लिए। इससे क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, केस चलता रहा, केस चलता रहा, और 1993 में जो रूलर थे 1993 में वो केस का रिजल्ट आया, लेकिन 1991 में क्या हुआ, ये आपके जो इनके भाई थे, जो इनके भाई थे उनकी डेथ हो गई। इनके भाई क्या थे, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई। और 1993 में क्या डिसाइड किया गया कि इनकी डेथ हो गई, ठीक है, वॉज अपहेल्ड, 1990 में डेथ हो गई, मन में डेथ हो गई और केस चलता रहा, ठीक है। फिर 1991 में उनकी डेथ हो गई, तो 1991 में जो लास्ट रूलर था उसने क्या किया, टेम्पल का मैनेजमेंट ले लिया। जो लास्ट रूलर था 1991 में, उसने क्या किया, उसने टेम्पल का मैनेजमेंट ले लिया। समझ में आया आपको? 1947 से पहले त्रैवणकोर देवस्थम बोर्ड के अंडर था। 1947 के बाद जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन हुआ, तो 1949 में रूलर ऑफ त्रैवणकोर के अंदर आ गया क्या, ये रॉयल टेम्पल, एंड देन वही उसको मैनेज करने लग गया। 1950 में केरला का स्टेट बन गया, तब भी जो है रूलर ऑफ त्रैवणकोर इसको मैनेज कर रहा था। लेकिन फिर 1971 में क्या हुआ, प्रिवी पर्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसके तहत सारे जितने रॉयल्स थे उनके जो मिलने वाली सारी सुविधाएं थी वो गवर्नमेंट ने छीन ली। और फिर क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, जो ये रॉयल फैमिली थी इनके हाथ से भी जो ये मंदिर के राइट्स थे इसको छीना जा रहा था, तो केस चलते रहा। और 1991 में इनका जो रॉयल फैमिली का जो रूलर था उसकी डेथ हो गई, और जो नया रूलर आया उसने क्या किया, उसने जो है टेम्पल का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। इससे क्या हुआ सर, इससे क्या हुआ, इससे डिस्प्यूट हो गया, इससे क्या हुआ, इससे डिस्प्यूट हो गया अलग अलग स्टेक होल्डर्स में, और ये केस चलता रहा। और फिर इस केस में जो है हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कहा कि रॉयल का कोई राइट नहीं है इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रॉयल फैमिली का ही इसमें राइट है। तो ये पूरी कहानी है, आई गेस आपके इंपॉर्टेंट रहेगी समझने में। किसी को बोल सकते हैं, कभी बैठे हो कहीं पे तो किसी को बोल सकते हैं कि भाई इसकी पूरी कहानी क्या है, ठीक है। तो आई गेस कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं सर, लेकिन कहीं मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रीवी पर्स क्या होता है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिनेशन क्या होता है, ठीक है। अभी जो है ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल किसके अंडर में आता है, रॉयल फैमिली के अंडर में ये आता है, ठीक है। यहाँ क्या है कि सर स्टेट ने कुछ ड्यूज दिए थे किसे, इस टेम्पल को, लेकिन इस साल कोविड के तौर पे टेम्पल में जो है पैसा कम है, तो ये स्टेट के ड्यूज अभी दे नहीं पा रहा है, ठीक है। यही अभी की इसकी न्यूज थी, ठीक है। न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बाकी जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक स्टडी आई है, ये एक स्टडी आई है जो अल्कोहल पीते हैं, मैं तो कहूंगा कि नहीं पीजिए, अगर पीते हैं तो कंट्रोल से पीजिए, चीज कोई बुरी नहीं लेकिन कंट्रोल से पीजिए। लेकिन फिर मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मत पीजिएगा। एक्सेसिव अल्कोहल कैन कॉज इरिवर्सिबल चेंजेस टू डीएनए। देखिए डीएनए क्या होता है ना सर, हर आदमी में अलग अलग डीएनए होता है, ठीक है। और इनफैक्ट हमारा डीएनए पूरा मैच ही करता है 99.99%, 99.99% हर आदमी का डीएनए सेम होता है। ये 0.01% जो है ना, ये हमारा अलग होता है, ये हमारा अलग होता है। हर आदमी का 99.99% डीएनए जो है मैच करता है, सिर्फ 0.01 जो है वो अलग होता है। और ये डीएनए हमें कहां से मिलता है, हमारे मम्मी पापा से मिल सकता है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस NIMHANS, इन्होंने एक सर्वे किया है। इन्होंने कहा है ना, जो ज्यादा अल्कोहल पीता है, जो ज्यादा अल्कोहल पीता है तो उनके डीएनए में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो उनके पेरेंट डीएनए से बहुत अलग हो सकते हैं। सिंपल, अगर आप एक्सेस अल्कोहल पीते हैं तो आपके जो है आपके डीएनए में बहुत चेंजेस जो है वो आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये बताया नहीं है, लेकिन आपके डीएनए में बहुत चेंजेस जो है आ सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपके जीन को भी अल्टर करेंगे, जो अल्टीमेटली आपके जीन्स को भी अल्टर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने पीना छोड़ दिया तो आपका डीएनए वापस से अपनी उसमें आ जाएगा जो उसकी ओरिजिनल वो थी, ना ना ना, एक बार वो चेंजेस हो गए तो वो इरिवर्सिबल है, वो चेंज नहीं होगा। बस ये स्टडी ये कह रही थी, एक बार इसकी रीडिंग मान लीजिएगा, ऐसा उसमें कोई खास नहीं दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक ये भी एक कह सकते हैं केस स्टडी है, ये हम चार्ट से ही देख लेंगे सर, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं ये देखते हैं।
ये कहना चाह रहे हैं पीएचडी एंट्री, ये पीएचडी लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। पीएचडी एंट्री इन आईआईटीज गेट टफर फॉर स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। कैसे देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं सर। यहाँ क्या है, जनरल है, यहाँ ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल। जनरल में स्टूडेंट ने अप्लाई किया, कितनों ने, 59,068। कितने सेलेक्ट हुए सर इसमें से, 2,363 स्टूडेंट, 2,363। एक्सेप्टेंस रेट क्या हुआ, सी और बी, स्टूडेंट एडमिटेड डिवाइड बाय स्टूडेंट अप्लाइड। 4% क्या है इनका एडमिशन रेट है। एक्सेप्टेंस कितने लोग अंदर आ रहे हैं। परसेंटेज अमंग अप्लाइड, कितने ने अप्लाई किया, 59,000। टोटल कितने हैं, 95,000। कितना परसेंटेज हो गया, 61% जो है लोग वो जनरल ही है। 61% लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो जनरल है। एंड परसेंटेज अमंग एडमिटेड, सी डिवाइड बाय टोटल, सी डिवाइड बाय टोटल। टोटल में से कितने लोग एडमिट हो रहे हैं, मतलब कितने लोग का सिलेक्शन हो रहा है, 2000। उसका परसेंटेज क्या है, 72। ये आपको समझ में आया। ये क्या है, कितने स्टूडेंट एडमिट हो रहे हैं, कितनों ने अप्लाई किया है। ये क्या कह रहा है, कितने लोग जो है टोटल जो है कितने, क्या है, बी अपॉन टोटल। टोटल कितने एडमिटेड है, टोटल में से 95 में से। एंड क्या है, ये क्या है, परसेंटेज अमंग एडमिटेड, जो सी बाई टोटल। सी क्या है आपका, सी है आपका स्टूडेंट एडमिटेड, कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, बाई टोटल। टोटल कितना है, 95,000, ठीक है। परसेंटेज अमंग अप्लाइड, अप्लाइड कितने ने किया है, 59,000 में से लोगों ने अप्लाई किया है जनरल में, और टोटल कितना है, 95। तो ये देखिए सर, ये पूरा पैटर्न जो है कम होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं ओबीसी में से 638 लोग सेलेक्ट हुए हैं। एक्सेप्टेंस रेट कितना है सर इसका, 2.7 है। और परसेंटेज अमंग अप्लाइड, सिर्फ 24 लोग परसेंट जो है वो ओबीसी है जो अप्लाई कर रहे हैं। परसेंटेज अमंग अप्लाइड, सी बाई टोटल, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज अमंग एडमिटेड, 19.5 जो है एडमिट हुए हैं। तो इतना काम का डेटा नहीं है, कहीं क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन में। बाकी ये देखिए पूरा रेशियो इसका कम होता जा रहा है, ओबीसी एससी एसटी का रेशियो कम होता जा रहा है। तो टेबल आपके काम की थी, एक बार आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आंसर राइटिंग में इसको आप कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। एक स्टडी की गई थी तो इसमें ये बताया गया था, ठीक है। और अगर स्टूडेंट एडमिटेड इफ रिजर्वेशन कोटा वाज फॉलोड, अगर रिजर्वेशन कोटा हम फॉलो करते तो क्या होता। असली में क्या है, 2,363 जो है एडमिटेड किस में है, जनरल में। 638 किस में है, ओबीसी में। 238 किस में है, एससी में। और 40 किस में है, एसटी में। लेकिन अगर कोटा हम फॉलो करते तो ये 1600 के आसपास हो जाता, ये हो जाता 85 के, 885 में, ये 492, ये 246। तो कहीं ना कहीं इनका नंबर जो है वो बढ़ रहा था, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया आपको सर इतना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक केस स्टडी थी, ये आपके एग्जाम के आंसर राइटिंग में आपको बता देगी, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कर देगी। ये मालिका अर्जुन जो आप जानते हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर है, मालिका अर्जुन खागरे। ये जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे कहां पर, राज्यसभा में। सिंस आप जानते हैं कि गुलाम नबी आजाद जी का जो टर्म है वो 15 फरवरी को जो है खत्म हो रहा है। एक वाक्य सुनाना चाहूंगा सर मैं आपको। मोदी जी ने राज्यसभा में जब स्पीच दी थी तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद जी के बारे में कुछ इनके तारीफ में कुछ शब्द कहे थे। इन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत धैर्य है इनमें। और एक बार जब गुलाम नबी आजाद जो है सीएम थे जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट हुआ था, तो इन्होंने मोदी जी को कॉल किया। और मोदी जी कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट हुआ तो इनका जो मेरे पास कॉल आया, ये एकदम फोन पे रो पड़े। ये ऐसे रो रहे थे कि इनके फैमिली मेंबर्स की उसमें कुछ कह सकते हैं ट्रेजेडी हो गई होगी। मतलब ऐसा इन्होंने रोया जैसे इनको लगा कि जैसे मोदी जी को लगा कहीं इनके फैमिली मेंबर्स का तो वहां कुछ नहीं हो गया है। ये इस तरह के इंसान थे। इन्होंने मोदी जी को कहा कि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है उसमें कुछ परसेंटेज लोग जो है गुजरातीज भी हैं, ठीक है। और ये फूट फूट के रोने लग गए। और मोदी जी जब ये स्पीच दे रहे थे राज्यसभा में तो वो भी भावुक हो गए। उन्होंने गुलाम नबी आजाद जी की तारीफ की और बोला भले ही आप रिटायरमेंट ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपकी गाइडेंस में आपसे आपकी सलाह लेते रहूंगा, आपको परेशान करता रहूंगा। तो ये अच्छा समन्वय देखने को मिला सर हमारे लीडर्स के बीच में। भले ही हम कितनी लड़ाई करें, आपस में कितनी लड़ाई करें, लेकिन मोदी जी ने एक बात की कि आपस में हम कितना कीचड़ उछालें, कितनी लड़ाई करें, लेकिन जब हमारा जो ये पार्लियामेंट है ये एक फैमिली की तरह है। और अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, इस फैमिली के हर एक मेंबर से उसका आउटपुट लेना, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी स्पीच थी, आप सुन सकते हैं इसको, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए
एक न्यूज हमारे पास यहाँ भी आती है, एक मिनट दीजिएगा। ये क्या है? ये न्यूज है, गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग शुड बी लेफ्ट टू लेजिस्लेचर। एक बार टाइम देख लेते हैं सर, टाइम के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं आजकल। तो देखिए 50 मिनट तो हमारे ऐसे ही हो जाते हैं। गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग शुड बी लेफ्ट टू लेजिस्लेचर, इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब सर ये है कि आप एक बार ये आर्टिकल पढ़ते हैं, इस आर्टिकल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कुछ दिया है। ठीक है, एक बार पेन निकाल लें अपनी। ठीक है सर जी, अब क्या है सर इसमें देखिए, हाँ इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है सर, लॉ मिनिस्टर रविशंकर साहब जी ने कहा है लोकसभा में कि जस्ट एज, जैसे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और आप जानते हैं केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को तो अल्टर या चेंज कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होना चाहिए। और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किसमें आता है? ये आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। तो इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, चाहे उसकी कितनी मेजोरिटी हो, चाहे वो सारी की सारी सीटें जीत जाए। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बट सेपरेशन ऑफ पावर्स भी जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और उन्होंने कहा गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग शुड बी लेफ्ट टू द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। गवर्नेंस और जो गवर्नेंस करते हैं और जो कानून बनाते हैं, वो उन लोगों पर छोड़ दिया जाए जो कि इलेक्ट होके आए हैं, कहां पर? मेंबर है, कहां से? लेजिस्लेचर से। एक डिबेट चल रही थी सर, आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन अमेंडमेंट एक्ट 21, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इट वाज पास्ड बाय लोकसभा। मिस्टर प्रसाद आल्सो अर्ज्ड द जुडिशरी टू एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन इन एक्सेप्टेंस पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, PIL। ठीक है, अब लॉ मिनिस्टर कहते हैं एक क्या हो गया, एक पैटर्न सा हो गया सर। PIL जो होती है हर इश्यू में फाइल की जाती है, एक पैटर्न सा बन गया है, कुछ नहीं है तो सारी भाई ठीक है PIL दाखिल कर दो। There was a rush to file PIL on almost every issue nowadays. He appealed to the judiciary to look at genuine issues such as compensation, working condition of the working class, and so on. The amendment to the Arbitration Act proposes to empower courts to stay arbitration awards if they have been obtained through fraud. ये देखिए, ये कोर्ट को एम्पावर कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट एक कोर्ट को एम्पावर कर रहा है। ठीक है, एक अपने मन से आर्बिट्रेशन अवार्ड दे दे, ये आर्बिट्रेशन दे दे अगर उनको लग रहा है कि ये फ्रॉड या करप्ट मीन से तो नहीं आ रहा है। ठीक है, यही है, इसमें और कुछ नहीं है। इफ एन अवार्ड दैट इज गिवन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन बाय फ्रॉड एंड एन इन्वेस्टर वांट्स टू एनफोर्स इट, इट इज फेयर दैट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ टैक्स पेयर मनी विल बी गिवन अवे। ठीक है, चलिए छोड़िए, ये कुछ नहीं है। ये बेसिकली क्या है सर, ये PIL के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहे हैं कि आजकल एक पैटर्न सा आ गया है, कुछ भी मुद्दा होता है तो एक PIL लोग फाइल कर देते हैं। तो जो आपका आर्बिट्रेशन एक्ट जो आपका हमने अमेंडमेंट किया है, आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये कोर्ट्स को कुछ पावर देता है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये एक्ट क्या है। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट promulgated Arbitration and Conciliation Amendment Ordinance 2020 to amend the Arbitration and Conciliation Act 1996. इसका टेक अवे क्या है? The ordinance aims to ensure that all the stakeholders gets an opportunity to seek unconditional stay of enforcement of arbitral awards, whether the underlying arbitration agreement or contract is induced by fraud or corruption. ठीक है, an addition has been made to section 36 whereby if the court is satisfied that the prima facie case is made out that the arbitration agreement or contract was induced or affected by fraud or corruption, it will stay the award conditionally. अगर कोर्ट को लगता है कहीं ना कहीं ये जो आपका कोर्ट को कहीं नजर में लगता है कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉड के चक्कर में PIL आई है, कुछ भी आया है, तो उसमें अनकंडीशनली स्टे लगा सकता है। ठीक है, तो यही है। Ordinance also does away with the 8th schedule of the Arbitration and Conciliation Act 1996, which contained the necessary qualification for accreditation of arbitrator. कुछ नहीं है सर, PIL फाइल करना एक नॉर्मल पैटर्न बन गया है।
तो अब जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वैसे सेपरेशन ऑफ पावर भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और लॉ मेकिंग और कुछ भी पॉलिसीज हम जो है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जो चुने गए हैं, उनके ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। और एक पीआईएल फाइल करना आज के जमाने में एक नॉर्मल सा रूटीन हो गया कि भाई कुछ नहीं है तो आप पीआईएल फाइल कर दो। तो गवर्नमेंट, तो सरकार यही कह रही है कोर्ट से कि सर आप अपने जो है प्राइमा फेस में देखिए कि जो ये पीआईएल आ रही है ये एक अच्छे मोटिव से आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर ये अच्छे मोटिव से आ रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर नहीं आ रही है तो आप इसमें स्टे लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, उत्तराखंड की न्यूज में बताऊंगा नहीं आपको, उत्तराखंड की न्यूज में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उत्तराखंड की न्यूज। ठीक है, इसमें हमने एक सेशन भी लिया है इंपॉर्टेंट, तो वो अलग है। ये क्या है, इंटर मैरिज कैन रिड्यूस कास्ट टेंशंस सेज कोर्ट। ठीक है, अब ये क्या है सर, इंटर मैरिज में क्या है, ये बता देता हूं मैं क्या हुआ है। ये बेसिकली हमारे जो हमारे जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आजकल की यंग जनरेशन हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इंटर कास्ट में मैरिज कर रहे हैं। दोनों पढ़े लिखे हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा सर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। बताइए, मोहल्ले में कॉलोनी में ही लड़ाई होती रहती है। चलिए हम शुरू करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे थे सर, तो हमारे जज साहब ने बड़े अच्छी बात कही है। एडुकेटेड यंगस्टर्स आर शोइंग द वे फॉरवर्ड टू रिड्यूस कास्ट एंड कम्युनिटी टेंशंस इन इंडिया बाय ट्राइंग द नॉट विद इंटरकास्ट। ठीक है, मतलब हमारे जो यंगस्टर्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना सर, यही एक तरीका है कि हम कास्ट डिफरेंस जो है वो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने जस्टिस कौल ने, एक हमारी बुक है जो अम्बेडकर साहब ने लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अम्बेडकर साहब ने लिखी है। इन्होंने कहा है, आई एम कन्विंस्ड दैट द रियल रेमेडी इज इंटरकास्ट मैरिज। अगर ये कास्ट सिस्टम को हटाना है तो हमें इंटरकास्ट मैरिज जो है वो करनी चाहिए। फ्यूजन ऑफ ब्लड, जब उनका ब्लड मिल जाएगा ना, कैन अलोन क्रिएट द फीलिंग ऑफ बीइंग किथ एंड किन। मतलब मैंने एक इंटरकास्ट मैरिज की है और फिर क्या हमारे बच्चे होंगे, देन बच्चे में जो है फ्यूजन ऑफ ब्लड है, उसमें मेरा ब्लड भी है, मेरी वाइफ का ब्लड भी है, तो कास्ट जो है उसका फ्यूजन हो जाएगा। और यही चीज जो है ये कास्ट सिस्टम को इंडिया से हटा सकती है। लेकिन क्या है ना सर, इवन एज मोर एंड मोर केसेस चैलेंजिंग रिलीजियस कन्वर्जन लॉज इनेक्टेड बाय सेवरल स्टेट। अब देख रहे हैं सर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है इंटरकास्ट मैरिज की। यूपी देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, वहां पर क्या मिल रहा है, वहां पर लॉ आ रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज पे, वो उसको बना रहे हैं क्राइम। सुप्रीम कोर्ट अलग चीज कह रहा है और स्टेट्स जो है अलग चीज कर रहे हैं। स्टेट्स क्या कर रहे हैं, वो बना रहे हैं लॉ इंटरकास्ट मैरिज को लेकर, पनिशमेंट ऑफेंस के तौर पर उसको ट्रीट कर रहे हैं। भले ही कुछ क्लॉजेस हैं उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस पे लॉ तो बना रहे हैं ना, समझ में आ रहा है आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ये अलग बात कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया सर, एक जजमेंट में क्या कहा उसने, एक केस जो है, एक कपिल के खिलाफ एक केस था। कपिल ने कहा, मतलब कपिल जो था, एक कपल जो था, लड़की जो है कुछ भी करती थी XYZ, वो उसने एक इंटरकास्ट मैरिज की। उस अब एक कंप्लेन फाइल हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ऑन अ कंप्लेंट फाइल बाय रिलेटिव्स ने कंप्लेन फाइल की और उनसे कहा कि आप अपने पति को छोड़ के हमारे पास आइए, ठीक है, और पुलिस स्टेशन में जाके प्रेजेंट हो जाइए। बट उसने कहा मैं लीगली मैरिड हूं एंड इट इज माय चॉइस टू डू सो। और कोर्ट ने क्या किया, इस एफआईआर को जो है, केस को रद्द किया और पुलिस से कहा कि आप अपने लोगों को ट्रेन कीजिए कि ऐसे सेंसिटिव केस में कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इस ऐसी न्यूज देख के बड़ा खुश होता हूं सर, तब मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी हमारे देश में वाकई में प्रिवेल कर रही है एंड सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब मैं डील करता हूं। और इनफैक्ट मैं सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहूंगा, मैं कोर्ट्स को कहूंगा गार्जियन ऑफ द पीपल। हमारे गार्जियन है सर, और ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है सर। बताइए, लड़की के रिलेटिव ने कंप्लेन की पुलिस वालों को कि उसको बोलिए कि अपने पति को छोड़ के आइए। लड़की ने कहा मैं नहीं आऊंगी, मैं एक लीगली मैरिड हूं और मेरा ये राइट है, मैं ये कर सकती हूँ। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने के खिलाफ जो केस था उसे काटा। उसके अलावा क्या किया, कोर्ट ने पुलिस वालों को कहा आप ट्रेनिंग लीजिए कि ऐसे केसेस में कैसे काम करना चाहिए। अल्टीमेटली सर ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है अपने आप में, और मैं इसको देख के बड़ा खुश हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी स्पीच है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने कही है, वेंकटेश नायडू साहब ने। इन्होंने कहा है कि सर सोशल मीडिया, हम हमेशा देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं से कर्व होने लग गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में कर्व नहीं कर रहे हैं सर हम, और ये कह रहे हैं कि वाइल ही वाज अगेंस्ट द कंट्रोलिंग द सोशल मीडिया, बट एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिसयूज नहीं होना चाहिए।
आप करिए, यू हैव द राइट टू स्पीच, यू हैव द राइट फॉर एक्सप्रेशन, आप पे सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसका मिसयूज मत कीजिए सर। अगर आप इसका मिसयूज करते हैं तो इससे एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं लोग जो है प्रोवोकेट होते हैं, ठीक है। लोग इससे, अगर आप कोई ऐसा चीजें, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और आप कोई ऐसी चीजें डालते हैं फेसबुक में, उससे सर क्या होता है ना, लोगों में एक अराजकता फैलती है। मानिए आपके 15 लाख फॉलोअर्स हैं और आपने अपने ट्विटर अकाउंट में डाल दिया कुछ लेके, फार्म प्रोडक्ट्स को लेकर कि हम लोग कल वहां मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को कर्व करने के अगेंस्ट में हूं मैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड, तो मिसयूज मत करिए सर। इफ यू हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इफ यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, दैट डजंट मीन कि आप उस प्लेटफॉर्म को मिसयूज करोगे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक एक्ट आता है 69A ऑफ आईटी एक्ट, क्या 2000, इसके तहत हम क्या करते हैं सर, इसके तहत कोई भी स्पीच होती है, कोई भी अकाउंट से कोई प्रोवोकेटिव स्पीच अगर आ रही होती है, तो हम उस इंटरमीडिएट्स के कहते हैं इस अकाउंट को ब्लॉक करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है सर, ट्विटर और कमेंट के बीच में एक कसी चलती रह रही है। हमने पिछले न्यूज में इसके बारे में बात की थी, कल के न्यूज में बारे में बात की थी। बाकी जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए, जो इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगा आपको, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मैं आपको ये कहना चाहूंगा सर जी, कि ये आपको आना चाहिए, ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, कहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। इसका नाम है आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही हम जो है अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं आजकल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये न्यूज पढ़ी हमने वेंकटेश नायडू की, ये भी इसी स्पीच पे आती है। ये जो पीआईएल फाइल हुई है, ये भी इसी एक्ट पे आती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो एक्ट, आप न्यूज को पकड़ना सीखिए। इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट वो एक्ट है, ठीक है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ सर रोज की सेशन जो है थोड़ा छोटा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली सेशन लंबा हो ही जाता है कितनी कोशिश करने के बाद भी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पेपर पूरा खत्म करना है हमने, क्योंकि आधे घंटे में तो हिंदू खत्म हो नहीं पाएगा सर, ठीक है। चलिए एक मिनट दीजिएगा। ये बाइडन की न्यूज थी सर, क्योंकि बाइडन ने बहुत सारी ट्रम्प की पॉलिसीज को जो है रिवर्स किया है, और ये बाइडन साहब की न्यूज है, बाइडन टू अलाउ असाइलम सीकर्स इन द यूएस। इसके लिए मैं एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगा सर, कि बहुत सारी पॉलिसीज है जो इन्होंने जो है ट्रम्प साहब की रिवर्स की है, चाहे वो क्लाइमेट को लेकर हो, चाहे वो इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर हो, चाहे वो मैक्सिको की वॉल को, जो कंस्ट्रक्शन था बॉर्डर वॉल का, उसको रोकने में हो। तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं, इसके बारे में मैं अलग से आपको बात करूंगा, एक स्पेशल सेशन में लेके आने वाला हूँ 1 से 2 दिन में, ठीक है। अब ये क्या है सर, स्लैब सैंक्शन ऑन म्यांमार। आप जानते हैं सर म्यांमार में क्या हो रहा है, जो लोग बने हुए हैं वो जानते हैं म्यांमार में क्या हो रहा है। वहां क्या हो रहा है, एक मिलिट्री कूप हो चुका है, ठीक है। वहां क्या हुआ, एक मिलिट्री कूप हो चुका है, मिलिट्री ने पावर को अपने हाथ में ले लिया है। और जो वहां की जो वहां की पॉलिटिकल हेड थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, CQ या इनका नाम था, तो उनको क्या है अपने हाउस अरेस्ट में लिया है। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है। और अब ये बात भी आ रही है कि वो लोग जो है लाइव एम्यूनेशन फायर कर रहे हैं किस पे, प्रोटेस्टर्स पे। प्रोटेस्टर्स कौन है, प्रोटेस्टर्स वो लोग हैं जो कह रहे हैं वहां पर डेमोक्रेसी को दोबारा लेके आइए। और जो आर्मी है, आर्मी ने 2020 में पावर को अपने हाथ में इसलिए लिया है क्योंकि आर्मी का कहना है कि जो इनकी पार्टी है जो जीती है, ठीक है, उनका नाम मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, सेन क्यू नाम है उनका, क्या नाम है, सूकी, सॉरी, जो सूकी है, जो इनकी लीडर है सूकी, इनकी जो पार्टी जीती है वो एक कह सकते हैं घपला करके जीती है। उन्होंने कुछ लोगों को वोटिंग नहीं करने दी, और जो आपकी मिलिट्री थी वो इनकी अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। तो इसके तहत क्या हुआ, मिलिट्री ने पावर जो है अपने हाथ में ले ली, और सूकी और जो इनके अलग अलग डोमिनेंट लीडर्स हैं उन सबको अरेस्ट किया है। अरेस्ट मतलब हाउस अरेस्ट कर दिया है। और अब जो प्रोटेस्टर्स रोड पे आके कह रहे हैं कि हाँ डेमोक्रेसी लाओ, डेमोक्रेसी लाओ, तो अब ये खबरें आ रही है कि उन पे लाइव एम्यूनेशन भी फायर किया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेटर फॉर म्यांमार, और इन्होंने तो ये तक कह दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कि आप म्यांमार पे जो है सैंक्शन लगाइए, आर्म्स भेजना बंद कीजिए, ट्रैवल बैन लगाइए, क्योंकि वहां मिलिट्री कूप हो गया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेटर फॉर म्यांमार जो है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि आप कंसिडर कीजिए सैंक्शन लगाने के लिए, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि वहां पर मिलिट्री जो है वो लोगों पे लाइव एम्यूनेशन फायर कर रही है। तो आप इस कंट्री में आर्म्स का एम्बार्गो लगाइए, मतलब आर्म का बैन लगाइए, प्लस
कोई ट्रेवल सैंक्शंस लगाइए जिससे कि मिलिट्री को प्रेशर पड़े और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को लाने के लिए वो मजबूर हो जाए। और इसकी हिस्ट्री सर क्या है वो आप जानते हैं। इस म्यांमार कूप की सर हिस्ट्री क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इसकी हिस्ट्री कुछ नहीं है। 2011 में क्या था, 2011 से पहले जो था रूल था 1989 से जब भी था मिलिट्री रूल था। 2011 के बाद ये रूल हट गया। 2015 में जो है इलेक्शन हुए, सू की पार्टी जीती। 2020 में भी इलेक्शन हुए, सू की पार्टी जीती, लेकिन फिर क्या हुआ, मिलिट्री रूल दोबारा आ गया। ठीक है, 2011 तक सू की जो थी आपकी ये हाउस अरेस्ट में थी क्योंकि वहां पर मिलिट्री रूल था। फिर 2011 में इनको हाउस अरेस्ट से हटाया गया और 2015 में वहां इलेक्शन हुए। 2015 में जब वहां इलेक्शन हुए तो सू की पार्टी इलेक्शन में जीत गई। एंड देन 5 साल इन्होंने काम किया। इन पे कई आरोप भी लगे, चाहे वो रोहिंग्या को लेकर हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन को लेकर हो, इन पे बहुत सारे आरोप भी लगे थे। लेकिन सू की पार्टी जो है तब भी जो है सत्ता में बनी रही। और 2020 में क्या हुआ, दोबारा से इलेक्शन हुए और इनकी पार्टी दोबारा से जीत गई। और इस पे मिलिट्री ने आरोप लगाया, जो मिलिट्री की सपोर्टेड पार्टी थी दूसरी वाली, आरोप लगाया कि भाई इस इलेक्शन में धांधली हुई है, अराउंड 80 से 90 लाख लोगों को वोट देने नहीं दिया है। और फिर क्या हुआ है, मिलिट्री ने पावर का जो है अपने हाथ में ले ली और मिलिट्री रूल स्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी हमारा हो गया सर। अब एक आखिरी न्यूज बचती है सर, इन्फ्लेशन। देखिए ये न्यूज तो आप पढ़िएगा, मैं टर्म आपको सिखा देता हूँ कि इन्फ्लेशन कम हो गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है कम हो गया है। कितना हो गया है, इन्फ्लेशन टारगेट जो हमारा होता है, इन्फ्लेशन टारगेट जो हमारा होता है, एक मिनट दीजिएगा सर, जो इन्फ्लेशन टारगेट हमारा होता है वो कितना होता है, इन्फ्लेशन टारगेट होता है हमारा 4 ± 2। ठीक है, अब ये कितना हो गया है, 4% हो गया है। क्यों, क्योंकि जो हमारे फूड प्राइसेस हैं, जो हमारे फूड प्राइसेस हैं वो क्या हो गए हैं, वो कम हो गए हैं। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सीपीआई की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो किसका होता है, वो फूड का होता है। अगर फूड प्राइस कम होगा तो सीपीआई भी कम हो जाएगा। और सीपीआई जो है जो हमारी महंगाई को दिखाता है। एक डब्ल्यूपीआई भी होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले डब्ल्यूपीआई यूज करा करती थी, लेकिन अभी डब्ल्यूपीआई यूज नहीं करते हैं, अभी हम सीपीआई यूज करते हैं। सिंपल शॉर्ट में ये मान लीजिए, बाकी तो इकोनॉमिक्स का है, अगर फूड प्राइसेस में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं तो सीपीआई भी जो है वेरी करेगा, क्योंकि सीपीआई का 45% जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो क्या है, वो फूड आइटम है। ठीक है, और जब देखिए क्या हुआ है, फूड प्राइसेस जो है सॉफ्ट हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, इससे क्या हुआ है, जनवरी का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो नीचे आ गया है, मतलब इन्फ्लेशन नीचे आ गया है। और इन्फ्लेशन हम किससे नापते हैं, सीपीआई से। और आईआईपी क्या होता है, आईआईपी राइज हो गया है 1%। आईआईपी क्या होता है ये भी देख लीजिए सर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्म छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आईआईपी क्या होता है, इनपुट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने यहाँ 10 पेन का रॉ मटेरियल डाला। ठीक है, मैंने कितने पेन बनाए, मैंने बनाए 120 पेन। तो कितना परसेंट मैंने प्रॉफिट, कितना परसेंट मेरा ग्रो हुआ है, 20%। ठीक है, अब मैंने डाले यहाँ 10 पेन दोबारा से, और मैंने कितने पेन बनाए, मैंने बनाए 140 पेन। मान लेते हैं 40% का मैंने मुनाफा मतलब बढ़ाया है, तो मेरा आईआईपी कितना बढ़ गया, 20%। मतलब मेरी इंडस्ट्रीज का जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है। समझ रहे हैं, आईआईपी इसे ही कहते हैं। और आईआईपी जो है बढ़ रहा है। अब मान लेते हैं अगले बार मैंने इनपुट दिया 100 पेन का, और मैं निकाल रहा हूं 180 160 पेन, तो कितना परसेंट, 60%। तो मेरा फिर बढ़ गया ये 20%। समझ रहे हैं, तो मेरा इनपुट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी ये बढ़ रहा है। लॉकडाउन में क्या था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लॉकडाउन में क्या था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो ये भी कम हो गया था। समझ रहे हैं, तो अभी कितना बढ़ गया सर, ये कितना बड़ा है, ये बड़ा है आपका 1%। 1% बड़ा है, एटलीस्ट बड़ा तो है सर, बड़ी बात ये है। तो जनवरी के लिए हमारा इन्फ्लेशन जो है कम हो गया है। कम क्यों हुआ है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि फूड के दाम जो है कम हो गए हैं। और सीपीआई में लगभग 45% जो है वेटेज है आपका फूड का होता है। इनपुट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी इसका जो है इंडस्ट्री का जो है आउटपुट कैसे निकालना है, मैंने बताया अभी आपको। तो इसके आउटपुट में जो है बढ़ोतरी हुई है कितनी, 1%। ये एक इंडस्ट्री नहीं है, हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, और इनके आउटपुट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 1%। और क्योंकि बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा,
और जब डिमांड है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें मुनाफा होगा। तो ये 1% है। अब मानिए कल के दिन में जब पूरी दवाइयां कोविड की लग जाएंगी तो क्या हो जाएगा आपको, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका ये जो है 10% हो जाएगा बढ़ के, क्योंकि डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की न्यूज हमारी यहाँ समाप्त होती है सर। एक न्यूज बचती है हमारी यूएसए की बाइडेन की पॉलिसीज को लेकर, वो हम जो है कल की न्यूज में डिस्कस कर लेंगे, या उस पर एक स्पेशल सेशन हम ले आएंगे। अल्टीमेटली सर मैं आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारा मिथ है सर लोगों को लेकर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर बहुत मिथ है सर लोगों के लिए। इंडिविजुअली स्पीकिंग सर, मुझे भी कोरोना की दवाई वैक्सीन लग चुकी है, पहला शॉट मैंने ले लिया है। एंड अंडरस्टैंड सर, मुझे कोई भी एज सच कोई भी जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 28 दिन बाद सेकंड शॉट लगेगा, तो अभी मैं उसके लिए तैयार हूं। ठीक है, बाकी जो लोग ये थोड़ा ऐब रखते हैं तो वो ऐब से दूर रहिए 28 दिनों के लिए। बाकी सर यकीन मानिए, मैं अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मुझे तो दवाई लगी है वो लगी है कोविशील्ड, ठीक है, और कुछ लोगों को कोवैक्सीन भी लगी है। ठीक है, तो ऐसा किसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनफैक्ट यकीन मानिए सर, मैं अपने डेली रूटीन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जितना भी ये आपके गलत चीजें जो फैल रही हैं दवाई को लेकर, इस पे आप मत सुनिए, आप सरकार के भरोसा कीजिए, और आप जो है वैक्सीनेशन के लिए मैक्स टू मैक्स अमाउंट में आगे जाइए। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सर सेशन के लिए। बाकी कल दोबारा एक नया सेशन हम लेके आएंगे, और बीच में अगर मौका मिलता है तो मैं इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आपकी ले लूंगा। ठीक है, चलिए सर, गुड नाइट, टेक केयर।